नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे वो दुनिया की एक ऐसी विशाल नहर के बारे में जिसे पार करने मात्र में जहाज़ों को 10 घंटे लग जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है। जब इसको 10 घंटे लग रहे हैं तो सोचिए कि अगर कोई दूसरे वाहन या किसी और माध्यम से जब जाते हैं तो काफ़ी समय का लगने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। तो उस झील के उस नहर के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या है वो नहर? तो देखिए, ये नहर की वो फोटो है। इसके माध्यम से हम देखें तो इसमें एक ढांचा बनाया गया है। ये ढांचा इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बारे में हम डिटेल से इसमें पढ़ने वाले हैं भी। लेकिन इसको एक बार देख लीजिए, इससे आगे अपने ये काम आने वाला है। चलते हैं हम आगे। किसी भी देश में नहरों द्वारा यातायात या फिर कृषि क्षेत्र, इन दो क्षेत्रों में नहर का बहुत बड़ा योगदान होता है। दुनिया में कई शहर ऐसे हैं जहां नहरों के द्वारा शहरों के अंदर यातायात होता है। वैसे आमतौर पर नहर ज़्यादा लंबे नहीं होते, लेकिन आज हम जिस नहर की बात करने जा रहे हैं वो इतनी लंबी है कि उसके अंदर जहाज़ों को ही औसतन 10 घंटे लग जाते हैं। इस नहर के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बहुत स्पेशल कहानी है इसकी, जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन उस कहानी को जाने उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि वो नहर है कौन सी और वो नहर है कहाँ। तो दोस्तों, ये नहर जो है, इस नहर का नाम है पनामा नहर, जो मध्य अमेरिका के पनामा के अंदर स्थित है। ये नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और कैरेबियाई सागर से होकर के ये गुजरती है। इसकी जो लंबाई है वो है 82 किलोमीटर और ये जो नहर है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जलमार्गों में से एक है। यहाँ से हर साल 15,000 से अधिक छोटे बड़े जहाज़ गुजर जाते हैं। हालांकि जब ये बनी थी उस समय इतनी संख्या नहीं थी, तब इसमें करीब 1,000 जहाज़ गुजरा करते थे। लेकिन आज की तारीख में इसमें 15,000 से अधिक जहाज़ जो है वो गुजरते हैं। ये है दोस्तों वो नहर, जिसके अंदर ये दो अलग अलग पार्ट भी बनाए गए हैं और बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसके तहत काम करते हैं। ये इसलिए फ़ोटो दिखाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर ही इस नहर के अंदर एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो लगातार आगे तक देखते रहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी, अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो ये अमेरिका का उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ से नहर जाती है। अगर हम बात करें कि ऊपर वाले हिस्से की, तो कह रहा है कि ये पूर्वी हिस्सा है और ये पश्चिमी तट है। इन दोनों के बीच की दूरी इस नहर से होकर गुजरने पर, अगर मतलब इस नहर से नहीं जाते तो काफ़ी लंबी होती, क्योंकि काफ़ी दूरी कटनी पड़ती। लेकिन इस नहर के अंदर से जाने से इसकी जो दूरी घट गई, पूर्वी से लेकर पश्चिमी तट तक की, वो घटी है 12,875 किलोमीटर। ये दूरी कम हो गई। मतलब इतनी दूरी को लाभ जो है इस नहर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर ये जहाज़ नहीं होती तो ये नहर नहीं होती तो इस जहाज़ का इतना चक्कर लगाना पड़ता कि इसमें करीब 2 हफ्ते लग जाते। लेकिन अब जहाज़ इस दूरी को लगभग 10 से 12 घंटे में ही पूरा कर लेती है। ये बहुत ही। अब देखते हैं, इस नहर के अंदर एक महत्वपूर्ण जो ढांचे की जब हम चर्चा की थी उसका एक पार्ट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी, बड़ा रोमांचक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसके अंदर जो ढांचा है ये करता क्या है। देखिए दोस्तों, इसको समझना, जैसे मान लीजिए ये नहर है और इस नहर में यहाँ से जहाज़ आई और जहाज़ आने के बाद ये एक ढांचा तैयार किया हुआ है। इस ढांचे में क्या होता है कि इस ढांचे के कंप्लीट होते ही एक झील है, और वो जो झील है ना वो समुद्र तल से लगभग 26 मीटर ऊंची है, ठीक है ना। मतलब काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है वो झील। अब समुद्र तल से ऊंची झील है, झील में से नहर को जाना है तो करें क्या। इसका बड़ा ही एक शानदार फैक्ट निकाला गया इसमें से कि ये गेट लगा दिया गया। अब इस गेट में से जैसे ही जहाज़ आता है ना, इस गेट को खोला जाता है, जहाज़ को अंदर ले लिया जाता है, अंदर लेके गेट को कर दिया जाता है बंद। फिर इस अंदर वाले ढांचे के अंदर, ये जो ढांचा है ना, इस ढांचे का पानी बढ़ाया जाता है और इतना बढ़ा दिया जाता है कि उस जहाज़ का स्तर अपने आप, वो जहाज़ ऊपर उठती हुई और उस झील के स्तर तक चली जाए। फिर वो जहाज़ ऑटोमेटिक कहाँ चली जाएगी, उस झील में चली जाएगी। उसके बाद ही ये गेट खुलते हैं। तब तक वो क्या होता है, वो जहाज़ उस झील में जा चुकी होती है। तो इस प्रकार का एक ढांचा यहाँ तैयार किया गया है।
अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आने के बाद जिस जहाज़ को जो व्यक्ति चला रहा है, जो कैप्टन चला रहा है, वो उसको छोड़ देता है। यहाँ पर जो यहाँ वाले ही जो कैप्टन है, जो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, वो ही उस जहाज़ को फिर चलाना जानते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। उस झील में ले जाने के बाद ही अगला कैप्टन उसे चलाता है। ये एक ढांचा, और जो दुनिया के किसी भी देश का मतलब वो जहाज़ हो, इसी सिस्टम से वो वहाँ पर जाने वाला है। ये बड़ा ही शानदार इसके अंदर एक टॉपिक है। देखते हैं इसमें अब कि पनामा नहर जो है उसके अंदर एक मीठे पानी की झील, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, उसका नाम है गाटुन झील है वो, उससे इसको गुजरना होता है चाहे कोई भी जहाज हो। अब वो उसका जो जल स्तर है वो समुद्र तल से 26 मीटर ऊपर है। ऐसे में यहाँ जहाज़ों के प्रवेश के लिए 3 लॉक्स बनाए हुए हैं। कितने लोग हैं यहाँ? 3 लॉक, जिनमें जहाज़ों को पहले प्रवेश कराया जाता है, फिर उन लॉक्स के अंदर क्या कर दिया जाता है? पानी भर दिया जाता है, और उन जहाज़ों को क्या कर दिया जाता है? ऊपर उठाया जाता है, ताकि वो इस झील से होकर के वो जहाज़ गुजर सके। ये दुनिया का एकमात्र इकलौता ऐसा जलमार्ग है जहाँ किसी भी जहाज़ का कैप्टन अपने जहाज़ का नियंत्रण पूरी तरह से पनामा के स्थानीय विशेषज्ञ कप्तानों को ही सौंप देता है। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट जो है गतिविधि इसके अंतर्गत चलती है। वैसे तो पनामा नहर बनाने के बारे में 15वीं शताब्दी में ही सोचना शुरू कर दिया गया था। अब बात यह आती है कि इसको बनाया कब, किसने बनाया, क्यों बनाया। तो देखिए, परेशानी तो थी, काफ़ी लंबी दूरी थी, तो उसको कम करने के उद्देश्य से बनाया था, और इसका विचार भी 15वीं शताब्दी में आ गया था। लेकिन शुरुआती दिक्कतों की वजह से यह बन नहीं पाई। अब क्या होता है कि फ्रांस ने इसकी शुरुआत की वापस से, और 1881 के अंदर फ्रांस ने बहुत बड़ा प्रयास किया इसके लिए। लेकिन यहाँ पर उसके सामने फिर एक समस्या आ गई। वो ये आई कि जो मजदूर थे वो वहाँ पर उनके रहने के लिए जगह नहीं थी, दूसरी वहाँ साफ़ सफाई नहीं थी। तो इस साफ़ सफाई नहीं होने के चलते वहाँ पर मजदूर हो गए बीमार। तो ऐसे में जो इंजीनियरिंग के दूसरी बात, जो इंजीनियर थे उनकी परेशानी आ गई, मसलन मशीनें उनकी ख़राब हो गई, ठीक है, तो उनकी परेशानी आई। तो इस वजह से फ्रांस को बीच में ही काम बंद कर देना पड़ा। कहते हैं कि फ्रांस ने लगभग 9 साल तक इसे बनाने का काम किया, लेकिन इस दौरान यहाँ करीब 20,000 लोगों की क्या हो गई? मौत। इसलिए फ्रांस ने सिस्टम को ही बंद कर दिया, फ्रांस चला गया यहाँ से। अब उसके बाद में ये आपके सामने वो झील जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, इस झील तक जहाज़ को लाने के लिए वो सिस्टम क्रिएट किया गया है। ये वो सिस्टम है, आपको दिख रहा हो तो यहाँ पीछे की तरफ, और ये उसके बाद में ये आने वाली वो झील है जहाँ इसको लाना होता है। चलते हैं आगे। तो फिर अगला प्रयास किसने किया? फिर होता है कि 1904 के अंदर अमेरिका ने इस नहर को बनाने का काम शुरू किया, और आखिरकार 10 साल बाद यानी 1914 में उसने इस नहर का काम पूरा भी कर लिया। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी बात ये हमें भी समझ में आती है कि जिस देश ने कई मजदूर यहाँ खो दिए हों, कई कर्मचारी अपने यहाँ पे नष्ट हो गए होंगे, उसके नष्ट हुए यानी मर गए वहाँ पर, और टेक्निकल रूप से काफ़ी प्रॉब्लम आई, खूब मतलब मशक्क़त की उन लोगों ने, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई अमेरिका ने बना दिए। फ्रांस का ज़्यादा योगदान रहा उसमें। फिर उसके बाद तो 10 साल के अंदर उसने तो बना बनाया काम था, कर लिया पूरा। तो 1914 में उसने नहर का काम पूरा कर दिया। कहा जाता है कि अमेरिका ने इस नहर को बनाने का काम तय समय से 2 साल पहले ही पूरा कर लिया, और निश्चित रूप से करने ही थे, काम तो पहले फ्रांसीसी कर गए थे। इस नहर को बनाने का काम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। तो ये था दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज का। इसी प्रकार के शानदार इंटरेस्टिंग टॉपिक्स से प्राप्त करने के लिए और उनसे जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास तो ज़रूर भेज दीजिए, ठीक है। चाहे लाइक लगा कि हो सकता है जो चीज़ आपको पसंद नहीं आए वो किसी दूसरे को पसंद आए, तो इसलिए शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।